हाल में ज्वाइन किया है या कुछ किया है, ओके, तो उनमें उन्हें ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से पॉलिटी का एक तरीके से फ्लैशबैक चल रहा है। आज हम टॉपिक देखेंगे क्लास इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। सागर आप भी बीसीए है ना? बीसीए, ओके, मतलब मेरे ख्याल से इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और आज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ और आज ही हमारे पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ। पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ और लोकसभा शुरू होते ही एडजर्न हो गई, ओके। तो क्लास एक तरीके से एक पॉलिटी का, जिन्होंने पॉलिटी की शुरुआत मिस कर दी है वो यहां से पॉलिटी को फिर से पकड़ सकते हैं, बिकॉज यहां हम वही थोड़ा बहुत काफी कुछ पीछे चीज समझाएंगे, ओके। तो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा, ऑन कर दी। तो इंडियन पॉलिटी या इंडियन सिस्टम जो है, आज देखना क्लास, आज मैं थोड़ा लिखाऊंगा, थोड़ा कम, मेरा फोकस रहेगा आपके एक्सप्लेनेशन पे, समझाने पे। कल परसों मैंने लिखाने के लिए रखे हैं, मतलब ये लेक्चर 3 दिन का है, आज शुरू करेंगे। हो सकता है एंड में मैं कुछ लिखा दूं, पर कल परसों टोटल डिक्टेशन है, ठीक है। आज समझ लीजिएगा, आज बिल्कुल बेसिक्स उठाऊंगा, ओके। यहां कितने लोगों ने पॉलिटी शुरुआत से नहीं शुरू की थी? किसने मेरे साथ नहीं शुरू की थी? हाथ खड़ा करें, मतलब सेव आउट हाफ ऑफ द क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास हमारे क्या जो इंडियन पॉलिटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, ओके। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो खास बात होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो खास बात होती है वो ये होती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक तरीके से डुअल हेड होते हैं। डुअल हेड, दो हेड होते हैं। एक होता है डिफैक्टो और एक होता है डिजियो। आपको अगर ये सर फ्रेंच पढ़ाने लग गए, डिफैक्टो मतलब असल में, और एक होता है मतलब जो पेपर में होता है, ओके। अब आज का संसद सत्र शुरू हुआ, मोदी जी ने, आज पहला दिन हो गया, तो संसद सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद सत्र हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिज्योर हेड होता है, डिज्योर हेड होता है, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं नामित, नाम मात्र, कहने को, वो होता है प्रेसिडेंट। और जिसके पास रियल ताकत होती, डिफैक्टो असल, वो होता है प्राइम मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां से आपकी पॉलिटी सही में शुरू हो रही है। यहां वो पॉलिटी शुरू हो रही है जो डेली न्यूज में रहती है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ओके। एडजर्नमेंट मोशन, आज संसद, आज कांग्रेस कह रही थी हम एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे सर के ऊपर, तो ये एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है सब चीज यहां समझाएंगे, ओके। तो अगर आप पहले इसको और थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं, ओके, थोड़ा सा और बेसिक्स में जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में क्लास या इंडियन पॉलिटी में 3 बेसिक्स है। फर्स्ट इज फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ओके। देन सेकंड इज लेजिस्लेचर, विधायिका, और थर्ड है आपके जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है। तो पीछे राहुल जी, क्वेश्चन आपसे है, राहुल गांधी इनमें से क्या है? लेजिस्लेचर, ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी लेजिस्लेचर, ओके। एग्जीक्यूटिव, अब पहले समझो एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एग्जीक्यूटिव क्लास, द वन हु एग्जीक्यूट, मतलब
कार्य करे, कार्य करे मतलब जो काम को करे। तो यहां पे दो तरह के एग्जीक्यूटिव हो गए पार्लियामेंट में जो मैंने अभी समझाया था। वन इज आपके नॉमिनल एंड अदर इज रियल। ओके, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल में क्या होगा, जिनका सिर्फ नाम लिया जाता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनका सिर्फ नाम लिया जाता है। कल को आप लोग आईएएस बनोगे, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस, जो लोग मतलब यूनियन में यूपीएससी निकालेंगे, आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देगा। वो अपॉइंटमेंट लेटर फ्रेम करवा के रखिएगा कि ये मेरा पहला अपॉइंटमेंट था, जो कि अगर आप आईएएस बनोगे तो आपके तो प्रेसिडेंट आपको पूरा लेटर देगा। ओके, और वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर बताया जाएगा कि हाँ भाई, आपने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा क्वालिफाई कर लिया और आप आईएएस में चयनित हुए हैं और इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो प्रेसिडेंट। इसी तरीके से आप लोग जो पीसीएस क्वालिफाई करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, गवर्नर। आपका अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नर देगा, क्योंकि स्टेट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, गवर्नर। गवर्नर स्टेट में गवर्नर, बेटा स्टेट में गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव आपके सेंटर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब इनका नाम लेके असल दिमाग इनका होता है और इनका नाम लिया जाता है। जैसे मैं मतलब एक चीज जो बताऊंगा जो बिल्कुल किसी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वो घर के बड़े बूढ़े हैं जिनका नाम शादी के कार्ड्स पे होता है, पर शादी का कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के नहीं लिया जाता। अब देखो ना, शादी के कार्ड्स में ज्यादातर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का नाम होता है कि ओके मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी हो रही है, ग्रैंड सन की शादी हो रही है, तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर से पूछा जाता है कि कॉकटेल पार्टी हो या आपके पटाखे दगे, क्रैकर्स दगे या नहीं, उनसे कोई नहीं पूछा जाता है, पर नाम उनका होता है। तो ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब सिर्फ का एक तरीके से ही इज जस्ट कि ही इज द हेड, उसके पास ताकत कुछ नहीं है, ना के बराबर ताकत है प्रेसिडेंट के पास, ना के बराबर ताकत है। कहां कहां ताकत है, अभी नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर प्रेसिडेंट ही आ रहा है तो समझेंगे कहां कहां प्रेसिडेंट के पास ताकत है। वैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा ताकत नहीं है। तो आपकी संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। असल ताकत किसके पास रहती है, रियल एग्जीक्यूटिव के पास। बजट कौन पास करेगा, रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट बस ये कहेगा बजट लाया जाए, बजट लाया जाए। बजट कौन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर बनाता, निर्मला सीतारमण जी बनाएंगी बजट, और बजट उसके बाद। तो यह समझ में आ गया क्लास एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। अब इन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाते हैं। जीएसटी कौन लाया, मोदी जी का मंत्रिमंडल। तो पॉलिसी तो है जीएसटी कि भाई टैक्स देंगे, खरीद कुछ भी खरीदोगे तो टैक्स लगेगा। तो कार्यपालिका जो कार्य करे, कल को आप जब आईएएस आईपीएस पीसीएस बनोगे तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा आप उस चीज को फॉलो करोगे। तो पॉलिसी ऊपर बनती है, मिनिस्टर लेवल पे पॉलिसी बनती है, और आप अधिकारी लोग उन मिनिस्टर लेवल की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हो। तो आप भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव में आते हो, बट अभी फिलहाल हम उस एग्जीक्यूटिव को, आप लोग अगेन एग्जीक्यूटिव को हम दो तरीके से और बांट सकते हैं, एक टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ये आपके जो मिनिस्टर्स और 5-5 साल के लिए, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप में से जो लोग चयनित हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, एक बार सिलेक्ट हुए 60 साल तक कोई आपको हटा नहीं सकता जब तक आपके ऊपर कुछ चार्जेस ना लगे हो। 60 साल तक रहोगे तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पर फिलहाल उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। पर हाँ, ये एग्जीक्यूटिव वाला समझ में आया, जितने बीच के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने बीच से शुरू किया है कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्य क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और ये ब्यूरोक्रेट्स इन एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से आईएएस में सिलेक्ट हुए, ट्रेनिंग हुई,
और पहली अपॉइंटमेंट आपको मिलती है एसडीएम। एसडीएम के आप 2 साल तक रहते हैं, फिर आप बन जाते हैं एडीएम। ये भी करीब 2 ही साल तक रहते हैं, और एडीएम के बाद आप बन जाते हैं डीएम। एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये तीनों तीनों फील्ड वर्क है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है जहां आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऊपर से पॉलिसी आती है पब्लिक, ठीक है। डीएम करीब करीब मतलब 5 to 8 years का होता है, ओके। तो 6 to 8 years या 5 to 8 years का डीएम इन जनरल रहता है। द मोमेंट 8 years या 7 years हो जाते हैं, जैसे मंगेश घिल्डियाल जो हमारे यहाँ से सिलेक्शन थे, उनका 6 years ही डीएम में था, और उनका पहले ही पीएमओ की प्राइम मिनिस्टर की निगाह पड़ गई और उन्हें सेंटर में बुला लिया, ओके। डीएम के बाद जब आपका 6-7 years हो जाता है, तो उसके बाद आप को सेंटर बुलाया जाता है, दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां पॉलिसीज बनती है, जहां देश चलता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। यहां का सेक्रेटेरिएट, ये जो एसजे के बगल में सेक्रेटेरिएट है ना, एसजे के बगल में सेंट जोसेफ अकेडमी सेक्रेटेरिएट है ना, यहां कौन बैठता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेक्रेटेरिएट बेटा किसी भी प्रदेश का वो मतलब हार्ट होता है, जहां पे सारी पॉलिसीज बनती है, जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठे हो, सारे मंत्री बैठे हो, जहां मंत्री बैठेंगे वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, सारे सेक्रेटरी, सारे चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर उस सेक्रेटरी बैठे। सेंट्रल सेक्रेटरी में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सारे ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। वहां पे आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में इन जनरल अपॉइंट किया जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ओके। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर के वहां पे आपका काम क्या होगा? जो सरकार कह रही है कि हाँ भाई, जैसे सरकार सपोज कह रही है कि हम नेशनल हाईवे पे फास्ट टैग हटाना चाहते हैं, कुछ ऐसा तरीका बनाओ जो फास्ट टैग से बढ़िया तरीका हो, तो वो पॉलिसी कौन बनाएगा? ब्यूरोक्रेट्स, वो ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे। अब ब्यूरोक्रेट्स में ये जो पर्सन जो डीएम बन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रूप में आया है, ये अपना एक्सपीरियंस उस पॉलिसी में बताएगा कि सर जब मैं डीएम था तो ये दिक्कतें आ रही थी इस पॉलिसी में। सपोज सरकार हर घर में साफ पानी पहुंचाना चाहती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने ये प्रॉब्लम फेस की होगी, किस तरीके से पानी को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाए, हर घर में पहुंचाया जाए, तो वो अपनी पॉलिसी, अपने विचार फाइल नोटिंग्स में देगा। फाइल नोटिंग्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स की फाइल नोटिंग्स होती है, उसमें देगा, और उस बेस पे पॉलिसी बनती है। तो दैट्स व्हाई ब्यूरोक्रेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी बनाते हैं। तो कार्यपालिका समझ गए? कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य को करती है। कार्य क्या करती है? नीति का निर्माण करे और नीति को लागू करे, पॉलिसी, टू फ्रेम द पॉलिसी एंड टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी। पॉलिसी को फ्रेम करे और पॉलिसी को लागू करे, एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करेगा ब्यूरोक्रेट, बनाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या ब्यूरोक्रेट्स मदद करते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आईएएस भी या पीसीएस भी एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। आप लोग कार्यपालिका बनने की तैयारी कर रहे हो, अधिकारी बनोगे, कार्यपालिका बनोगे, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जो ये पॉलिसी बनाते हैं, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी सीधे लागू नहीं होती है। जैसे इन्होंने बजट बनाया कि हम इतना बजट बनाएंगे, उस बजट को लेजिस्लेचर से अप्रूव होना पड़ता, पास होना पड़ता, ओके। तो वो विधायिका करती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर? टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर? टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ओके, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो अब ये जो बजट बनेगा, इसे लेजिस्लेचर पास करेगी। अब हुआ लेजिस्लेचर, कोई भी एमपी, एमएलए, स्टेट में एमएलए, यूनियन में एमपी, एमपी में कौन आएगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। एमएलए जैसे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही हाउस है, एमएलए होगा। उत्तर प्रदेश में एमएलए के साथ एमएलसी भी हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तर प्रदेश में 2 हाउसेस है, ओके। सेंटर में 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा, एमपी, ओके। अब जो मंत्री जो एमपी
मंत्री है वो लेजिस्लेचर भी होगा और एग्जीक्यूटिव भी होगा। मंत्री है जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी, तो वो लेजिस्लेचर भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी हैं। और जैसे सपोज कोई और, जैसे हमारी यहाँ के जो टिहरी से जो एमपी हैं श्रीमती राजलक्ष्मी शाह, वो सिर्फ एमपी हैं, वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो क्या बनेंगी, सिर्फ लेजिस्लेचर। समझ पा रहे हो ना क्लास, समझ पा रहे हो? जो मंत्री है, जैसे सपोज सपोज मोदी जी की नजर मेरी किसी वीडियो में पड़ी कि आइए सर हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, ओके समझिए समझिए, मैंने कहा ठीक है मैं मंत्रिमंडल में शामिल भाई हो जाएंगे, मोदी जी बुला रहे हैं, मैं मंत्रिमंडल में अगर शामिल हुआ तो द मोमेंट मैं मंत्री बना मैं क्या बन जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव। अब मैंने इलेक्शन कहीं से नहीं लड़ा, मेरे को कितने दिन के अंदर इलेक्शन जीतना है 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा किसी एक से इलेक्शन जीत के जाना, नहीं तो मेरी 6 महीने बाद सदस्यता खत्म हो जाएगी। ओके सपोज कहीं से राज्यसभा से जुगाड़ उगाड़ करवा दिया पार्टी ने और मेरे को राज्यसभा का मेंबर मिल गई, तो मैं मंत्री भी बनूंगा और लेजिस्लेचर भी रहूंगा। तो जो मंत्री होता है ना उसके पास 2 सदस्यता होती है, ही इज एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, ही इज लेजिस्लेचर ऑल्सो। अब राहुल गांधी हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, अपोजिशन है, सत्ता में नहीं है, तो क्या होंगे, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। अब यहां पे आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की खूबसूरती क्या है कि ये दोनों के मिलकर के चलता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से मिलकर के चलता है। मतलब इसको ऐसा समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास मेजॉरिटी है वो अपने सारे बिल पास ही करा ले जाएगा। मोदी जी के पास मेजॉरिटी है, भले ही गठबंधन की सरकार है, मतलब टीडीपी और नीतीश बाबू दोनों मिले हुए हैं, ओके, जिसकी मेजॉरिटी है, लेजिस्लेचर उसके ज्यादा है, और लेजिस्लेचर ज्यादा है तो बिल पास हो जाएगा। वक्फ बिल देखिए पास करा लिया, ओके, वक्फ बिल पास करा लिया। इससे पहले 370 का था जम्मू कश्मीर का, वो भी पास करा लिया, ओके। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब आपको अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट में बताऊं, इंडियन पार्लियामेंट में, ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, तो इसमें ये इंडियन पार्लियामेंट में दोनों चीज होंगी। मैं अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एक चीज ध्यान रखना, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव सत्ता पक्ष के होंगे, विपक्ष का कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होगा। विपक्ष का कोई एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मंत्री विपक्ष का बन ही नहीं सकता है, कहीं लिखा नहीं है, कन्वेंशन है, बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या मंत्री विपक्ष का बन सकता है, तो आप कहोगे कन्वेंशनली नॉट पॉसिबल, बट हां टेक्निकली प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बना सकता है। मैंने कहा प्रधानमंत्री की नजर अगर मेरे पे पड़े, अगर उन्हें मेरे को कुछ काबिलियत दिखा तो मेरे को भी मंत्री बना सकते हैं। पर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा होने के लिए एक चीज जरूरी है सर, सपोज धामी जी अगर मेरे को मंत्री बनाए, तो अब भी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा होने के लिए जरूरी है मेरे को 6 महीने के अंदर इलेक्शन। यहां कितने लोग आपके 21 साल या वो 24-25 साल से ऊपर हैं, कितने लोग हैं, 24-25, ओके। तो मतलब इवन देन आप लोग भी सीधे मंत्री बन सकते हैं। हाँ कुछ तो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, हाँ हाँ प्रेसिडेंट बन सकते। आप फिलहाल देखो कंफ्यूज मत करो, प्रेसिडेंट का भी हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ओके, प्रेसिडेंट के लिए नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। समझ में? मतलब हमारे क्या एग्जीक्यूटिव केवल और केवल मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में दोनों मेंबर्स होंगे, अपोजिशन के भी मेंबर होंगे प्लस जो गवर्नमेंट के एमपीज होंगे, जो जिनकी सत्ता है, बीजेपी एनडीए, मतलब इसे कहें एनडीए लिखता हूं, एनडीए एमपीज, एनडीए के एमपीज। तो हमारी पार्लियामेंट दोनों से मिलकर चलती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट स्मूथ चलती है, स्मूथ चलती है। क्यों? अगर एनडीए की मेजॉरिटी है
मतलब जिसकी इस समय गवर्नमेंट चल रही, एनडीए की मेजोरिटी है, तो मोदी जी को कोई दिक्कत होगी बिल पास कराने में? कोई दिक्कत, तभी मैंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां लाठी है आपके मेजोरिटी, जिसके पास मेजोरिटी है, बहुत थंपिंग में, जैसे 2019 में आपसे पहले 2024 से पहले 2019 से लेकर 2024 तक इनकी बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी के आसपास थी, तो थंपिंग मेजोरिटी थी। इस बार थोड़ी मेजोरिटी घट गई, बीजेपी सिर्फ 240 पे लेके आई, इन्हें तेलंगाना के वो सॉरी आंध्र प्रदेश और बिहार से समर्थन लेना पड़ गया नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी का, तो मेजोरिटी थोड़ी कम हो गई, तो फिर गठबंधन की सरकार चला पानी मुश्किल होती। पर इससे पहले तभी तो इन्हें, अगर इस बार इनकी थंपिंग मेजोरिटी होती तो शायद अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका होता, यूसीसी। हम्म हम्म देखो बिहार इलेक्शन का चीज ये है ना कि अभी भी वो फिर टेक्निकल पॉलिटिक्स है ना, कि नीतीश जी का अभी भी एक्सेप्टेंस है। फिर अगर बिहार में इनकी अगर मेजोरिटी रहती है, इनकी थंपिंग मेजोरिटी बीजेपी के रहती। हम्म कम, हाँ कम, उसके बाद भी इनको सीएम कैंडिडेट को, वो तो पहले से, वो तो चुनाव से पहले ही घोषणा हो गई थी ना। और अदरवाइज ये रॉन्ग सिग्नल जाता, बीजेपी के जितने भी एलाइज हैं, रॉन्ग सिग्नल जाता कि फिर बीजेपी के साथ एलाइज नहीं बन पाते ना। हेलो और ओके, अब सेंटर आपके स्टेट में आरजेडी कम है, पर सेंटर में उसके एमपीज ज्यादा है ना। ओके, तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लास बिल पास कराना बहुत आसान है, क्योंकि बिकॉज जो मिनिस्टर बिल लेके आते हैं उनके एनडीए के एमपीज हैं। ओके, 272 का मार्क है, 272 से ज्यादा सीटें हैं। ओके, बिल आसानी से पास हो गया, बिल आसानी से पास हो गया। हाँ बोलिए सर। हम्म अगर हम दूसरा ये केस बनाया, ओपोजिशन पार्टी से हो हम्म, और आप पहले से सीट होल्ड करते हो एमपी या एमएलए की, हाँ तो क्या आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स में लिया जा सकता है मोदी द्वारा? मोदी जी लिया जा सकता है बिल्कुल। आप अपोजिशन पार्टी की हाँ बिल्कुल, ये भी लिया जा सकता है, ये कहीं नहीं लिखा गया। कहाँ, कहीं नहीं, कहीं नहीं लिखा गया बेटा, ये चीज ध्यान रखना। ये आपके लक्ष्मीकांत किताब में भी नहीं दे रखा है ये चीज, क्योंकि ऐसी चीज कभी लिखी नहीं जाती है। पर ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, पर इनडायरेक्टली भेजे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। वी ऑल नो अबाउट नरसिम्हा राव एंड वी ऑल नो अबाउट दोनों श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो यूएन का कोई स्पेशल सेशन हुआ था जिसमें आपके पाकिस्तान ने काफी हंगामा किया था रिगार्डिंग कश्मीर। तो नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजा था एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन। भेजे किसके गए? सरकार के द्वारा भेजे गए। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी को, मतलब इवन देन वो हमारे मोदी जी राहुल बाबा को चाहेंगे आइए, अगर आप जाइए मंत्री बन सकते हैं। ओके, मंत्री बन सकते, मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मंत्री बना सकता है। वो अगर आप एलिजिबल हैं एज के हिसाब से, तो आपको भी मंत्री बना सकता है। पर आपके, हमारे और आपके साथ कंडीशन क्या है? 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से जीत के आना। अगर 6 महीने में हम जीत नहीं पाए, इसका एग्जाम्पल ऐसा शिबू सोरेन का हुआ। शिबू सोरेन जिनकी डेथ हो गई है, अभी इसी साल डेथ हुई है शिबू सोरेन, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के पिताजी, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू किया था। हाँ हाँ, अपनी सीट, दूसरी सीट से लड़े गए। तो शिबू सोरेन जी के साथ क्या हुआ कि जेएमएम एक तरीके से किसी तरह सीट जीता और वो चीफ मिनिस्टर घोषणा हो गई, और उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उससे में वो शिबू सोरेन हार गए। जब हार गए तो सीट से इस्तीफा देना। तो हमारे के यहां ये चीज खास बात है, हमारे क्या मिनिस्टर, एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर वही बनेगा जो कि लेजिस्लेचर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सागर, ओके, ये पॉइंट समझ में आ रहा बेटा? मिनिस्टर वही बनेगा जो कि लेजिस्लेचर होगा। आपको मिनिस्टर बनाया जाता है तो सर 6 महीने के अंदर आपको भी लोकसभा, सेंटर की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक का मेंबर। जयललिता वाला, हाँ जयललिता भी पढ़ाएंगे, चीफ मिनिस्टर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे सारी चीज तब पढ़ाएंगे क्या केस हुआ था। ओके, आप ये नहीं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरफेयर कर दिया था। ओके, तो मिनिस्टर वही होगा। तो इसलिए
In Indian parliamentary system, there is a close relation between executive and legislature. There is a close relation between executive and legislature. इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट, हमारे जैसे कई बार आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा, जैसे आप इंटरव्यू का पीसीएस का मेंस के रिजल्ट आ गए, अब इंटरव्यू सेशन शुरू होंगे, तो क्वेश्चन एक बनता है इंटरव्यू में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं अपनाया? उसका आंसर यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज स्मूथ, आसानी से है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज वेरी वेरी टीडियस। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने एक दिन आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, जब शट डाउन, अमेरिका में शट डाउन हुआ था, शट डाउन क्या होता है कि सरकार को पैसे चाहिए होते हैं और कांग्रेस पैसा नहीं देती है। तो यूएस शटडाउन में क्या होता है कि जितनी अननेसेसरी या कम वाली सर्विसेज होती हैं, सबको फॉर द टाइम बीइंग सबको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, जाइए घर पे आराम करिए, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, जब पैसा आएगा तब मिलेगी। यहां पे क्या है, ऐसा कोई चीज ही सरकार चलती रही। बात तब खराब होगी, सपोज नीतीश बाबू या हमारे जो चंद्रबाबू नायडू जी अगर समर्थन हटा दे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब आपकी सरकार गिर जाएगी, तब सरकार गिर जाएगी। अदरवाइज जब तक इनका समर्थन है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इनका एनडीए के मेजोरिटी ज्यादा है। बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम में समझ में आ गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल बोले तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, रियल बोले तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, भी मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 74, कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की बात मानेगा। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु शैल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस टेंडर्ड। आर्टिकल 74 कहता है एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति बेटा अब यहां से साफ है, राष्ट्रपति अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को हमेशा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री है। राष्ट्रपति अपने दिमाग से सिर्फ 3-4 कंडीशंस हैं जहां काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं काम कर सकता। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री का होना नितांत आवश्यक है। ओके, अब थोड़ा ये चीज समझ में आ गया ना। पार्लियामेंट्री में दो एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल क्यों नॉमिनल? क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इनका इनडायरेक्ट रोल है, इनका सिर्फ नाम लिया जाता है। मतलब जैसे आपने देखोगा हम जहां स्टेट्स के गवर्नर क्या ज्यादातर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बुलाए जाते हैं, कहीं चीफ गेस्ट बुला लेते हैं दिए जलाने के लिए, रिबन काटने के लिए। बाकी गवर्नर का अगर सेम गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट सेम है और स्टेट की गवर्नमेंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सेंटर की गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है, पर जहां पे सेम गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश में सेम गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, गवर्नर मस्ती की नींद सोएगा, मस्त। ये डेलीगेशन आ रहा है वो आपसे मिले, बस गवर्नर का ये काम है। बाकी काम करने के लिए धामी जी और उनका मंत्रिमंडल है। समझ पा रहे हो क्लास? जहां पे सेम गवर्नमेंट होती है वहां पे गवर्नर टसल नहीं करता, वो नॉमिनल ही हो जाता है, वो नॉमिनल हो जाता। ये चीज समझ गए? पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, नॉमिनल और रियल।
जितने नए स्टूडेंट्स है समझ में आ गया ना, नॉमिनल मतलब नामित, सिर्फ नाम मात्र, नामित मतलब नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव है। मैं फिर से कहता हूं, राष्ट्रपति हमारा क्या है, वो बड़ा बूढ़ा है जिसका नाम सिर्फ शादी के कार्ड पे होता है, शादी का कोई भी डिसीजन उससे पूछ के नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति ऐसा ही है। लोग कहते हैं ना, अपोजिशन कहते हैं हम राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे, सरकार भी हंसती, जाओ कर लो, मेजोरिटी तो मेरे पास है, कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति सरकार नहीं बर्खास्त कर सकता। राष्ट्रपति तब सरकार बर्खास्त कर सकता है जब सरकार ने मेजोरिटी खो दी हो और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल रिजाइन ना कर रहा हो, तब राष्ट्रपति सरकार बर्खास्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति सरकार, अगर सरकार के पास मेजोरिटी, राष्ट्रपति सरकार नहीं बर्खास्त कर सकता। अगर आज सरकार बर्खास्त करनी है तो मोदी जी खुद राष्ट्रपति के पास आए और महामहिम से कहें, महामहिम सरकार लोकसभा को भंग कर दीजिए, मतलब डिसॉल्व द लोकसभा, तब सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर प्रधानमंत्री की मेजोरिटी है बेटा, तो सरकार भी या तो 5 साल पूरे हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, लोकसभा 5 साल की होती है। और अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व होनी है तो प्रधानमंत्री खुद जाके कहे कि सर डिसॉल्व कर दीजिए। बट अगर मेजोरिटी नहीं है और प्रधानमंत्री नहीं रिजाइन दे रहे हैं, तब राष्ट्रपति सरकार बर्खास्त कर सकता है। नहीं तो अदरवाइज अगर सरकार का पास मेजोरिटी है तो राष्ट्रपति सरकार नहीं बर्खास्त करता। समझ में आ गया ना क्लास? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात क्या है कि वी हैव अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जिसकी मेजोरिटी लेजिस्लेचर में, बिल वो पास करा लेता। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रंप महोदय को देखते हैं। ओके, मतलब आपके यूएसए एंड इंडियन पार्लियामेंट। ओके, तो अमेरिका में क्या होता है? इंडिया में होते हैं आपके 2 एग्जीक्यूटिव्स हैं, 2 एग्जीक्यूटिव्स, अमेरिका में सिर्फ होते हैं 1 एग्जीक्यूटिव, 1 एग्जीक्यूटिव, ओनली 1 एग्जीक्यूटिव। इंडिया में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये चीज ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिका में ट्रंप, मिस्टर ट्रंप is the head of the government as well as head of the country, head of the country। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव एक ही होता, वही गवर्नमेंट का हेड है और वही कंट्री का हेड है, ट्रंप। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ा पावरफुल समझा जाता है। जैसे यहां पे अगर प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा कंट्रोल है इंडिया में बाकियों के ऊपर, तो मोदी जी पावरफुल है। बट मनमोहन जी क्या पावरफुल थे? कोई पावरफुल नहीं, सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ओके, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, हेड ऑफ द कंट्री भी है। दूसरी बात, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो अंतर है आपके इंडिया से, यहां पे मैंने आपको क्या समझाया, मिनिस्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? लेजिस्लेचर का आपको पार्ट होना चाहिए। अगर आप लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको पार्ट हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन हो जाना, लड़के जीत जाना चाहिए। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप किसी भी अमेरिकन सिटीजन को कोई सा भी मिनिस्टर बना सकता है। मतलब XYZ अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है और ट्रंप का नोन है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। अब हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का पार्ट है ना, तो पार्लियामेंट उनसे सीधे क्वेश्चन कर सकता है। अमेरिका में जो मिनिस्टर होंगे वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? ट्रंप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट का पार्ट है ही नहीं, कांग्रेस का पार्ट है ही नहीं। अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस का पार्ट है ही नहीं मिनिस्टर। तो वो ट्रंप, सीधे ट्रंप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब हमारे रेलवे मिनिस्टर देख लीजिए, वैष्णव जी, रेलवे स्टेशन घूमते रहते हैं, ट्रेन के बीच में चलते रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू शो दैट दे आर डूइंग समथिंग। अगर आप शो नहीं करेंगे तो जनता अगली बार वोट नहीं देगी। मिस्टर जयशंकर, हरदीप पुरी किसके मिनिस्टर है? पेट्रोलियम। और उनके पास और कौन सा डिपार्टमेंट है? अर्बन अफेयर्स, अर्बन। ओके, अर्बन। तो हमारे क्या जो मिनिस्टर होते हैं, सिंस दे आर द, समझिएगा बेटा, समझिएगा,
since they are the part of the legislature, since they are the part of the legislature, since they are the part of the legislature, therefore legislature have full control over minister. Legislature have full control over minister. समझ पा रहे हो ना क्या? क्योंकि हमारे मिनिस्टर, क्यों भाई देखो सिंपल बात, अपने आप को सुनो, समझो अपने आप को एक बार एग्जांपल लेकर सो कि आपको अगर मोदी जी आज मंत्री बना दें 6 महीने के अंदर, तुम्हें लोकसभा एमपी बनना है, एमपी बन गए, तो जब एमपी सपोज लोकसभा से एमपी बने या राज्यसभा से एमपी बने, तो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो? लोक पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो भाई, पार्लियामेंट का पार्ट हो, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो ना। तो हमारे क्या मिनिस्टर, आपके लेजिस्लेचर उनके ऊपर कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है सपोज आज नितिन गडकरी जी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट पास कर दे, क्या होगा? अनुज जी बताएं क्या होगा? नितिन गडकरी जी का क्या होगा और उसके ओवरऑल क्या होगा? दूसरा बनाएंगे। ओके सर जी, नई पॉलिटी नहीं समझे, पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मतलब क्या किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो समझा जाएगा पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। भूल गए हो एक लाइन, इन इंडिया द मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। एक भी काउंसिल मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर वैसे आज तक ऐसा होता नहीं है, एक भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव, हमें मिनिस्टर में विश्वास नहीं है, अब वो पास हो गया तो वो मंत्री ही नहीं जाएगा सर, वो पूरी पर एक चीज एक्सेप्शन है, और अगर यही चीज है, बोलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सर सरकार वो विपक्ष लेके आता है, विपक्ष लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव। अभी ये सब पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, यही आज से असली पॉलिटी शुरू हुई है, जो आप पॉलिटी देखते हो। अभी तो फंडामेंटल राइट ये सब चीजें, ये तो बस सन्ड्री चीजें थी जो बड़ी बड़ी बातें कही गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। आज से रियल पॉलिटी शुरू हुई, आज से एक तरीके से देखा जाए बेटा, आज से रियल पॉलिटी शुरू हुई है जो आप देखते हो। ओके, नो कॉन्फिडेंस हमें विपक्ष लेके आता है, सरकार थोड़ा अपने खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी। मैं थोड़ा कहूंगा मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा कहूंगा मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। आप में से कुछ लोग कहेंगे ना कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं कहेंगे आप लोग। ओके, तो कहने का मतलब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा विपक्ष लेके आता, सरकार नहीं लेके आती, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ सरकार। ओके हाँ, ये आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, डॉक्टर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी यही है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है सर जी, वो पूरे कैबिनेट, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ समझा जाएगा। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मिनिस्टर्स, हमारे क्या मिनिस्टर कौन चुनता है? प्रधानमंत्री चुनता है कि ये मिनिस्टर बनेंगे, वो मिनिस्टर बनेंगे। तो प्रधानमंत्री चाहें तो किसी मिनिस्टर को हटा सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, कोरोना के दौरान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे यूनियन डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको कोरोना के बाद हटा दिया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्योंकि उन प्रधानमंत्री को लगा था कि शायद उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया उस समय, मतलब और भी चीजें मैनेज की जा सकती थी। ओके, तो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, तो वो बेटा कही जाती है भव्य इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे क्या मिनिस्टर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो मेरे को मंत्री बनाएगा, प्रधानमंत्री मंत्री बनाएगा तो मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हूं प्रधानमंत्री के लिए, और क्योंकि मैं मंत्रिमंडल का पार्ट हूं तो मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हूं पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तो मतलब अगर एक मंत्री के खिलाफ, अब यहां पे मैं थोड़ा एक चीज समझ रहा हूं, समझिएगा। अभी तो मैंने बोला नितिन गडकरी के खिलाफ सपोज अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो सरकार गिर गई, और यही अगर डॉक्टर एस जयशंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर इज द पार्ट ऑफ राज्यसभा। ये थोड़ा सा कैचिंग पॉइंट है, ये समझिएगा, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर हरदीप पुरी, जो कि दोनों एक आईएफएस है, एक आईएएस है। ओके, ये दोनों राज्यसभा के मेंबर हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने उनकी काबिलियत के बेस पे मंत्री बनाया। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। ओके, तभी तो जब राहुल बाबा कहते हैं कि इनको फॉरेन पॉलिसी आती नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके से कहते हो जो आईएफएस का इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर रह चुका है उसको फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, और जो दूत रह चुका है, एम्बेसडर रह चुका है,
से फॉरेन पॉलिसी नहीं आती तो किसे फॉरेन पॉलिसी आती है? ओके, तो एस जयशंकर अगर राज्यसभा से अगर सपोज उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है, क्योंकि सिंस एस जयशंकर इज नॉट द पार्ट ऑफ लोकसभा, सरकार बनी रहेगी। सिर्फ एस जयशंकर को जाना होगा, सिर्फ एस जयशंकर को जाना होगा। थोड़ा ट्रिकी है पर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दो अलग अलग हाउसेस है। ओके, आप राज्यसभा से भी मिनिस्टर बना सकते हो, आप लोकसभा से भी मिनिस्टर बना सकते हो, सरकार के ऊपर ये चीज फ्री होती है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब वहीं पे ट्रम्प के जो मिनिस्टर होते हैं वो सीधे ट्रम्प को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद कांग्रेस, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बयान बोलते हैं। अभी जब इंडिया पे टैरिफ लगाया हुआ था तो वहां ट्रम्प के कुछ 2-3 सेक्रेटरीज हैं, वो इंडिया के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे, पर भारत के मिनिस्टर्स बहुत नपातुला बोलते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट, कांग्रेस, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ नहीं बोल सकते उल्टा सीधा, तो आपको जब आप कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे तो संसद में विपक्ष आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर संसद में ही आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी सफाई के लिए। इसलिए व्हेन यू आर अ मिनिस्टर तो आप देखोगे सरकार की बिल्कुल टोन अलग हो जाती है, और जब विपक्ष में हो तो कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू आर मिनिस्टर तो हर चीज के लिए, क्योंकि इंडिया में हर चीज के लिए पार्लियामेंट या आप स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट होगे ना। समझ में आ गया क्लास? ओके, तो ये जो आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पे आपके एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है, लेजिस्लेचर सेपरेट होता है, और जुडिशरी सेपरेट होती है। वहीं पे जो आपके इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहां पे एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी सेपरेट होती है। किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। यहां से किसी को कोई दिक्कत? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा थोड़ा पढ़ता हूं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो है। जब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो दो चीज है, या तो टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है, सब समझ में आ रहा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ पूछो भाई। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? आ रहा है? आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस, मतलब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो मैं कहूंगा नहीं सिली क्वेश्चन है। बताइए बताइए, कोई भी डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया व्हाट इज? इसीलिए मैंने क्यों कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, सरकार उसकी है। जिसकी लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, बिल वो पास करा ही ले जाएगा। ओके, लोकसभा पास करा जाएगा, राज्यसभा में मेजोरिटी की बात होती है, राज्यसभा में मेजोरिटी है तो करा ले जाएगा, नहीं तो और भी तरीके हैं, सीबीआई, ईडी, बहुत तरीके हैं जिसमें मिनिस्टर्स को दबाया, जिसके मेंबर्स को डराया जाता है कि ठीक है भैया लाइन बिल को समर्थन दे दो, नहीं समर्थन देना चाहता है वॉकआउट कर दो। वॉकआउट कर दोगे, जब मेंबर्स पार्टी वॉकआउट कर देती थी तो संख्या बल कम हो जाता, और मेजोरिटी मार्क नीचे आ जाता। तो कई बार होता है जब कोई पार्टी ये नहीं दिखाती है कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इस बिल से सहमत नहीं, हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट इन जनरल इनडायरेक्टली समर्थन ही करना होता है, कि हम वोटिंग में पार्टी नहीं लेंगे। वो वॉकआउट हो गया, उतने मेंबर कम हो गए तो बेंचमार्क कम हो गया, जो उसका पासिंग परसेंटेज कम हो गया और बिल पास हो जाता है। ओके, तो इसलिए इंडियन पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो स्मूथ है। अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम स्मूथ नहीं है। क्यों? कैसे? मैं समझा रहा हूं इस चीज को। ट्रंप किस पार्टी के हैं? बेटा? इसने कहा डेमोक्रेट। ओके, यहां से कहीं से मैंने डेमोक्रेट सुन रखा। सर जी रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन का सिंबल हाथी, और डेमोक्रेट का सिंबल गधा, डंकी। ओके, तो ट्रंप हैं आपके रिपब्लिकन,
अब देखो अमेरिका में क्यों तलवारें खिंचती है, एग्जीक्यूटिव है रिपब्लिकन, ठीक है, और लेजिस्लेचर हो गया, अगर सपोज लेजिस्लेचर में आपके रिपब्लिकन है, तब तो ट्रम्प के लिए, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत आसान है, जो पॉलिसी बनाएंगे कांग्रेस पास ही कर देगी। दिक्कत तब होती है जब कांग्रेस में आपके डेमोक्रेट्स अपोजिट पार्टी हो जाए, कांग्रेस में आपके अपोजिट पार्टी हो जाए, ओके, यहां आपके डेमोक्रेट्स हो जाए। ट्रम्प जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाएंगे डेमोक्रेट्स उसे पास ही नहीं करेंगे, तो टसल शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर में टसल शुरू हो जाएगा। और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एग्जीक्यूटिव में टसल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वही बनते हैं जिसकी मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में होती है। समझ पा रहे हो ना इस पॉइंट को? अमेरिका में टसल हो जाएगा, जैसे अभी इसी को तो शटडाउन कहते हैं। अमेरिका को बिल पास कराना था तनख्वाह के लिए, डेमोक्रेट्स ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि आपको ज्यादा खर्चा कर रहे हो, टैरिफ वैरिफ की वजह से सरकार को ज्यादा आ रहे हैं, हम बिल नहीं पास करेंगे। तो 3-3.5 महीने का शटडाउन रहा था अमेरिका में, 3-3.5 महीने का शटडाउन। शटडाउन का मतलब ये होता है अमेरिका में जितनी सिर्फ सुपर नेसेसरी चीजों को छोड़ करके जितनी बाकी सर्विसेज के सरकारी अधिकारियों को घर भेज दिया जाता है, ये जाइए, कोई जरूरत नहीं है जब तक, और आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और जो सरकार कर भी रहे हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती, उनको अगर जब पैसा आएगा, जब कांग्रेस पैसा पास करेगी तब आपको पैसा मिलेगा। तो अमेरिका में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की नेचर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, कोई टसल नहीं, जिसकी सरकार, जिसकी मेजॉरिटी है वो क्लियर कर लिया जाए। समझ में आ गया? यही स्टेट है, यही यूनियन है, ऐसे ही सेम चीज। अब बताओ किसी को डाउट? 1% डाउट, क्योंकि यहां बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास हैं, यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। पीछे मोहित जी, कोई डाउट? क्लियर, एवरीथिंग इज ओके, यहां पे क्लियर है सारा चीज। पीछे इधर त्रिशा, इधर पीछे क्लियर है ये, ओके क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चैप्टर। ओके, कोई और डाउट तो नहीं ना? ओके, अब यही रीजन था कि बिकॉज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। पहली बात, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, हम उन्हीं के हिसाब से कस्टम थे। ब्रिटेन ने हम पे आपके एक इनडायरेक्टली 1773 से लेकर के 1947 तक रूल किया। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो 1858 जब गुड गवर्नेंस एक्ट लागू हुआ से लेकर के 1947 तक रूल किया। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से कस्टम थे। तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम स्मूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ओके स्मूथ होता है। तीसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। मिनिस्टर जो करेगा, मोदी जी जो करेंगे, जनता देख रही है, जनता देख रही है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी आपके अमेरिका में ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी मिनिस्टर ने रॉन्ग किया तो कांग्रेस तो उस मिनिस्टर पर कंट्रोल कर ही नहीं सकती, ट्रम्प की मर्जी है, उसे हटाओ नहीं हटाओ। इस समय अमेरिका में कई सर्वे लिए गए होंगे, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखते होंगे, जो ट्रम्प के मोस्टली अगेंस्ट जाते हैं। मतलब अब अमेरिकन भी पछता रहे हैं कि हमने किस क्लाउन को सत्ता में दे दिया, ओके, किस पर्सन को सत्ता में सौंप दी। पर अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं है। ट्रम्प को सिर्फ वहां जो जिसे कहा जाता है इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, और इंपीचमेंट वहां बहुत कठिन है अमेरिका में। यहां पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर अगर पसंद नहीं है तो सिंपल है, अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। पर नो कॉन्फिडेंस मोशन 272 के मेजॉरिटी मार्क से पास हो जाना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 की गवर्नमेंट एक वोट से गिरी थी, एक वोट, सिर्फ एक वोट से, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी को रिजाइन करना पड़ गया था। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम आर मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर अकाउंटेबल। यहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब क्योंकि हमारी देश नया नया बना था,
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स चाहते थे कि जो नेता चुन करके जाएं पार्लियामेंट में वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिए जाते हैं तो जनता के प्रति अकाउंटेबल। क्लियर है? ओके, तो चलिए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से ही पूछते हैं, आप दोनों से ही क्वेश्चन है, जितने सार्क कंट्रीज हैं उनमें से कितनी सार्क कंट्रीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स? हाँ जी भाभी जी। श्रीलंका, और मालदीव्स। मालदीव्स है ना, मालदीव्स। ओके, सावधानी हटिए, दुर्घटना घटी। ओके, ध्यान रखिएगा। सार्क कंट्रीज में श्रीलंका और मालदीव्स, जो भारत के आसपास के जो नेबर्स हैं, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाकी सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि सब पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल हुआ ही है। सब पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहला असूल टू एग्जीक्यूटिव्स, वन इज नॉमिनल, अदर इज रियल। क्योंकि पहले हम आज ये 3 दिन में ये खत्म करेंगे, नेक्स्ट मंडे को शुरू करेंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो महामहिम, पर एक्चुअली कार्य करने को ज्यादा कुछ है नहीं, तो सिर्फ आपके एक तरीके से सेरेमोनियल हेड है, सिर्फ सेरेमोनियल हेड। राष्ट्रपति कहेंगे संसद का सत्र आया जाए, राष्ट्रपति कहेंगे अब संसद का सत्र हो गया, सत्र समाप्त हो जाए। ओके, राष्ट्रपति ही जितने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज उसको अपॉइंटमेंट देंगे, राष्ट्रपति ही बस सिर्फ सेरेमोनियल हेड है, कोई उनका बाकी चीज नहीं है। असल ताकत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्राइम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। मेरे ख्याल से इतनी बार बोल चुका, अब तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आर स्मूथ, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अकाउंटेबल। ओके, पर निगेटिव भी क्या है? निगेटिव ये है, अब जैसे मोदी जी ने इस चीज को थोड़ा बहुत निगेट किया है, पर ज्यादा नहीं निगेट किया है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना आपको मंत्री जो लोग चुने गए हैं ना, पॉलिटिशियंस में ही चुनना पड़ता है। अब जैसे एस जयशंकर हैं, हाँ एमेटर्स, ओके, एस जयशंकर आईएफएस थे, ब्यूरोक्रेट थे, राज्यसभा में स्पेशली लाए गए ताकि मंत्री बन सके। ऐसे ही हरदीप पुरी जी राज्यसभा में लाए गए ताकि मंत्री बन सके। और कितनों को लाओगे? फिर बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, अच्छा जी हम जो कार्यकर्ता बन सक करके एमपी बने हैं, अब हमें तो मंत्री दे ही नहीं रहो, अब तो बाहर ब्यूरोक्रेट्स को बुला बुला करके लेके आ रहा हो। पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास ये ताकत होती है, वो किसी को भी मंत्री बना सकता है। तो सपोज हेल्थ एक्सपर्ट कोई डॉक्टर होगा, न्यूक्लियर एक्सपर्ट कोई आपके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होगा। तभी आपने देखोगा अमेरिका में जो मोस्टली डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, कई बार मोस्टली डिफेंस सेक्रेटरी आर्मी ऑफिसर्स ही होते हैं अमेरिका में, जो कई बार आपने देखोगा आर्मी ऑफिसर्स ही डिफेंस सेक्रेटरी, बिकॉज वहां पे अब यहां पे आप अब जैसे जनरल वीके सिंह थे, तो जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े, उसके बाद मंत्री बने। वो बात अलग है कि मोदी जी ने उनको डिफेंस का नहीं बनाया बने, पर यहां पे अब जैसे सपोज मोदी जी 2027-29 में चुनाव में जाए और सपोज जीत गए, तो उनको जो जीते हुए एमपीज हैं उन्हीं में से मिनिस्टर चुनने पड़ेंगे। 1-2 मिनिस्टर बाहर के बना सकते हैं, जैसे राज्यसभा के थ्रू, जैसे एस जयशंकर को ला करके, क्योंकि अगर बाहरी लोगों को बनाओगे तो क्या उल्टा रूट लगाना पड़ेगा, उनको पहले राज्यसभा में लेके आओगे, राज्यसभा से फिर वो मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि हमारे के यहां मिनिस्टर वही बन सकता है जो कि किसी दोनों हाउस में से एक हाउस का मेंबर हो 6 महीने के अंदर। यही चीज बेटा एमएलए में भी होता है। सपोज धामी जी किसी को मंत्री बना देते हैं तो 6 महीने के अंदर विधानसभा से जीत के जाना होता है। उत्तराखंड में कठिन है कि सिर्फ विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में आसान है, विधानसभा भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जैसे मायावती, श्रीमती मायावती, ओके, सुश्री मायावती, सॉरी नॉट श्रीमती, सुश्री मायावती, ओके, शी इज अनमैरिड ना, ओके, सुश्री मायावती विधान परिषद से मेंबर थी, विधानसभा की मेंबर नहीं थी, चेक करके देख लीजिएगा। शी वाज द मेंबर फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट एमएलए, शी वाज एमएलसी। तो जहां एमएलसी होता है ना, वहां चीजें आसान होती हैं, आप बैक डोर से एंट्री कर सकते हो। जैसे बिहार में भी एमएलसी है, तो बैक डोर से एंट्री किसी को भी बनाया जा सकता है।
पर जहां एमएलए, जैसे उत्तराखंड में सिर्फ एमएलए ही है, तो या तो कोई सीट खाली होगी तभी तो इलेक्शन लड़ पाओगे, सीट ही नहीं खाली तो कैसे इलेक्शन लड़ पाओगे? कोई कोई किसी एमएलए को रिजाइन करवाओगे, वो सीट खाली होगी, फिर आप लड़ोगे तब इलेक्शन। तो समझ में आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो और लेजिस्लेचर क्या होता है। यस और नो, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, ठीक है। और जुडिशरी वी ऑल नो क्लास, जुडिशरी इज सेपरेट थिंग, जुडिशरी जो चीजों को देखती है, तो जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, बिकॉज यहां से पॉलिटी रियल में शुरू हो रही। आज एक तरीके से मान लो पहला ही लेक्चर का है, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा वो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स आर नो वेयर रिलेटेड टू दिस थिंग। आज से रियल पॉलिटी शुरू हो रही, जो आप पॉलिटी अभी कल से आप देखोगे, बल्कि आज शाम से ही न्यूज खोल के देखोगे तो हंगामा एडजर्नमेंट, अभी पार्लियामेंट पढ़ेंगे, व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन। जब कभी विपक्ष किसी मामले में बहस कराए और कहे, एडजर्नमेंट मोशन को हिंदी में कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव, संसद का बाकी कार्य रोक दो और इस मामले में बहस करो, और विपक्ष चाहता है कि बहस के बाद वोटिंग हो। सरकार चाहती है, अगर तुम, सरकार मैक्सिमम कहती है बहस करा लो यार, वोटिंग की क्या जरूरत है, विपक्ष चाहता नहीं बहस के बाद वोटिंग हो। उससे क्या होता है, अगर सरकार के पास सपोज मेजोरिटी नहीं हो पाती है, मतलब चीजें होती, तो सरकार के सेंसर हो जाती है। ओके, तो वी विल टेक दीज थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब तब देखोगे गवर्नमेंट चलती कैसे है। समझ में आ गया? हेडिंग डाली का, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। रियल में क्लास डिक्टेशन कल से शुरू होगा। ओके, आज मैं इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूं, ठीक है? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है? इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The parliamentary system means that the parliamentary system means that the minister get their legitimacy from the parliament. The minister get their legitimacy from the parliament. From the parliament. Full stop. Part 5th of the Constitution. Part 5th of the Constitution. Part 5th. V लिखेंगे रोमन में. Okay. Part 5th of the Constitution. 5th of the Constitution. Bifurcate. त्रिभाजित करता है, 3 में डिवाइड करता है. ट्राइफरकेट the state into 3 equal constituents, namely executive, legislature and judiciary. Executive, legislature and judiciary. So stop. Legislature is made up of किसका लेजिस्लेचर बना होता है बेटा बाबू? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, सिर्फ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये क्वेश्चन प्री में आ जाएगा तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जरूर है। लोग लोकसभा राज्यसभा मार्क करके आएंगे, फिर बहस करेंगे कि मैंने सही किया है। ओके, प्रेसिडेंट भी पार्ट है। प्रेसिडेंट को आप पार्लियामेंट से अलग कर ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता है, प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट सेशन को आपके वो करता है, सेशन को पूरा कंप्लीट करता है। ओके, एक क्लास प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Constitution of India provides for parliamentary form of government. The Constitution of India provides for parliamentary form of government both at center and in the state. Both at center
and in the state. So stop. Article 74, Article 74 and 75, मैंने वो सर्कल किया. Article 74 and 75 deal with parliamentary system at the center, deal with parliamentary system at the center, while Article 163 and 164 Article 163 and 164 deals with the parliamentary system, deals with parliamentary system in the state, deals with parliamentary system in the state. तो आर्टिकल 74 और 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है. 74 और 75 देखो क्या कहता है. काउंसिल ऑफ देयर शाल बी, अभी जो बोला था मैंने, जो बोला था, देयर शाल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. मैंने उसको दूसरा बोला था, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शाल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस. संविधान ही कहता भैया, संविधान ही कहता. ये ओरिजिनल संविधान कहता है. इसमें इंदिरा गांधी जी ने अपनी बात मनवाने के लिए वो कर दिया था कि हाँ भाई, कि प्रेसिडेंट एक बार मिनिस्टर से कह सकता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर रिकंसीडर कर लीजिए, पुनर्विचार कर लीजिए. और अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर ने वो चीज एज सच वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा. ये इंदिरा गांधी, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है बेटा, ये जो मैंने ब्लू से कर रहा, ये इंदिरा गांधी ने ऐड किया था. ये इंदिरा गांधी ने ऐड किया. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है. अब इससे साफ हो गया कि प्रेसिडेंट के पास अपने पास कोई ज्यादा पावर नहीं. प्रेसिडेंट किसके अधीन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर. वही करेगा. संविधान खुद कहता है अगर प्रेसिडेंट ने अपने मन से कर दिया सर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ इंपीचमेंट लग जाएगा. जो प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही बात पे इंपीच किया जा सकता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट को और किसी बात पे इंपीच नहीं किया जा सकता, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर. इसलिए प्रेसिडेंट वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा. इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के फंक्शनिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट का दिमाग होता है. प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, वो लेगा आर्टिकल 74. इस आर्टिकल पे बेटा हमारी गवर्नमेंट चलती है, इस आर्टिकल. और यही आर्टिकल इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता. अगर आपसे कल का एग्जाम में पूछता है कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है इंडिया को, आर्टिकल 74 और 75 भी. 75 क्या था? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब जो उसकी मेजॉरिटी होती है, जो लीडर होता है वो उसे अपॉइंट करेगा. एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को कहेगा कि सर इनको मिनिस्टर बनाइए. तो प्राइम मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट को कहता है कि इनको मिनिस्टर बनाइए, तो मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के प्रति. और क्योंकि वो मिनिस्टर लेजिस्लेचर होते हैं पार्लियामेंट के, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के होते हैं. इसलिए मिनिस्टर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, सामूहिक और व्यक्तिक. ओके, इंडिविजुअल वो प्राइम मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है. भाई प्रधानमंत्री किसी भी मिनिस्टर को बुला लेगा कि भाई काम कैसा चल रहा है. आपने देखा होगा ना, कई बार प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री रिशफल कर देते हैं. आपने देखा होगा किरण रिजिजू पहले किसी और मंत्री के मिनिस्टर थे, अब उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बना दिया है. तो वो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर है. पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो चुके हैं. तो कहने का मतलब ये मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री के ऊपर होता किसको कौन सा मिनिस्टर दिया जाए. तो हर मिनिस्टर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसे नियुक्त कौन करता है? अब जो आपको नियुक्त करेगा आप उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा. प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा. कहते हैं कि प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है. प्राइम मिनिस्टर आज कहें कि XYZ मिनिस्टर को हटा दो राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति इफ एंड बट नहीं करेगा, सीधा हटा देगा.
ध्यान रखिएगा, अगर आज मोदी जी किसी मिनिस्टर के लिए कहे, किसी मिनिस्टर की, सपोज एस जयशंकर जी के लिए कहे कि इनको हटा दीजिए, इनसे इस्तीफा ले लीजिए, अगर एस जयशंकर जी इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देगा। तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ही कहता है कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। अब क्योंकि मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? पार्लियामेंट के प्रति। सिंपल। तो मिनिस्टर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। आई नो बेटा, आप लोग में से कई लोग बहुत डिफरेंट फील्ड के हो, बट क्लास ये बहुत बेसिक्स चीजें हैं जो कि आती हैं, ये मतलब ये सभी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप पढ़ भी चुके हो, सिविक्स में पढ़ चुके हो 8th 9th में, और सब जानते हैं सारे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो है वही चीजें पढ़ चुके हो, और वही है तब भूल चुके हो, ओके। वही चीजें हैं, बस इसका थोड़ा यूपीएससी या सिविल सर्विस में, पीसीएस में डिटेल्ड वर्जन होता, ठीक है, ओके। देखिए देखिए, द टुडेज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट can be broadly classified into two types of can be broadly classified into two types can be broadly classified into two types, namely parliamentary form of government and B presidential form of government, namely parliamentary form of government and presidential form of government, and presidential form of government. ये क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सब हेडिंग डालिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट are the one in which executive is responsible to the legislature for its policies and acts, executive is responsible to the legislature for its policies and acts. समझ में आ गया भाई? जो मिनिस्टर पॉलिसी बनाएगा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के प्रति। अब क्योंकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी है, इसलिए बिल पास हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जो बजट बनाएंगी तो अपोजिशन तो उसको अपोज ही करेगा, अपोजिशन थोड़ा पास करेगा, बट क्योंकि निर्मला सीतारमण एनडीए का पार्ट है, एनडीए की मेजॉरिटी है, इसलिए बजट आसानी से पास हो जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की क्लोज रिलेशनशिप होती है। अमेरिका में क्या है? एग्जीक्यूटिव ट्रंप अलग है और कांग्रेस अलग है, और तब और कठिन हो जाता है जब ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, कांग्रेस में डेमोक्रेट्स आ जाता है। तो समझ लीजिए, अगर ऐसा हो एनडीए, मतलब बीजेपी और कांग्रेस कभी एक हो सकते हैं? कभी नहीं एक हो सकते। लड़ाई के में तो एक नहीं हुए, वो कहते हैं कितने जेट गिरे और कितने ये हुआ, अब हर चीज में तो वो नुक्स निकालते रहते हैं। तो अमेरिका के जो सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है ना, वो कन्फ्रंटेशनल सिस्टम है, कन्फ्रंटेशनल, एक दूसरे के मतलब कॉलर खींचने वाला। इंडियन जो सिस्टम है वो स्मूथ सिस्टम है, आप मेजॉरिटी ले आइए, आपकी सरकार जो मन चाहे वो करो। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक स्मूथ, या पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक स्मूथ सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहां मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पर पार्लियामेंट में मिनिस्टर भी जानता है उसकी मेजॉरिटी है। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और वेस्टमिंस्टर मॉडल, या ब्रिटिश सिस्टम है वेस्टमिंस्टर मॉडल, ऑफ गवर्नमेंट, एंड इज प्रेवलेंट in many countries
and it's prevalent in many countries like United Kingdom, मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जर्मनी, इटली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जमाइका एटसेट्रा, डेनमार्क, जमाइका, पाकिस्तान, है तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ना। ओके, देखिए अब मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं इसी चीज, मोनार्कियल पार्लियामेंट है। देखिए क्लास, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेन, parliamentary form of government can be again classified into two types. Parliamentary system, parliamentary form of government can be again classified into two types. A monarchical parliamentary government, and democratic parliamentary government. Can be classified into two types: monarchical parliamentary government and democratic parliamentary government. Under monarchical parliamentary government, comes Great Britain, Japan, Canada, Spain, Norway, Sweden, Australia, Netherlands, etc. अब समझिए, यहां पे नॉमिनल हेड किंग या क्वीन होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अब जैसे यहां पे क्या है हमारे, क्या राष्ट्रपति रिपब्लिकन है, मतलब रिपब्लिक हेड है। कहने का मतलब ये हर 5 साल बाद राष्ट्रपति चेंज हो जाएगा, रिपीट भी कर सकता है पर चुनाव होकर रिपीट करेगा। इनमें डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर नॉमिनल हेड एक ही फैमिली होगी, इसलिए इन्हें मोनार्किकल गवर्नमेंट कहते हैं। ब्रिटेन में वही जो आपके कौन सी डायनेस्टी चल रूल कर रही है ब्रिटेन में? शक, हाँ सैक्सन्स। ओके, हमें सोचा आप कह रहे हो शक। ओके ओके ओके, तो ब्रिटेन में एक ही डायनेस्टी, वो विक्टोरिया और एलिजाबेथ, उन्हीं की डायनेस्टी रूल कर रही है, तो वो मोनार्किकल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि नॉमिनल हेड एक ही रहेगा और नीचे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे। ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, मोनार्की के पास नहीं होगी। मोनार्की के पास नहीं होती है। मोनार्की अपना बजट संसद से अप्रूव कराते हैं। एक सीरीज पड़ी है क्राउन, देखिएगा, बड़ा अच्छा है। शुरुआत, बाद में तो वो सारा चीज, वो मतलब वो जो, हाँ मार्गरेट थैचर तक देखिए, बहुत बढ़िया सीरीज है, बहुत बढ़िया सीरीज है। ओके, नेटफ्लिक्स पे पड़ी है क्राउन की सीरीज। ओके, और मतलब आपको मालूम चलेगा ब्रिटेन की डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती थी, या वॉर के समय कैसे डेमोक्रेसी रही थी। ओके, तो ब्रिटेन में क्या है, मोनार्किकल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नॉमिनल हेड एक जैसा रहेगा और बीच के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जाएंगे। और नॉमिनल हेड, सिर्फ नॉमिनल हेड है, असल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ओके, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? स्टैमर, हाँ स्टैमर। अब इसमें जो मिस्टर स्टैमर हैं, उनका रियल पावर,
उनकी और काउंसिल मिनिस्टर में पावर है। किंग चार्ल्स का बजट भी मिस्टर स्टैमर और का मंत्रिमंडल डिसाइड करता है, नॉमिनल हेड का बजट। ओके, सिर्फ नॉमिन हैं। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट समय समय पे चेंज होते रहते। जैसे हमारे क्या मुर्मू जी हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी से पहले आपके प्रणब मुखर्जी थे, तो हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो इंडिया हैज अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक में मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ये लोग मोनार्की हैं, जहां हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट नहीं होता है, वो ब्लड से ही चलता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, लिख लीजिए क्लास। while the other government while the other parliamentary government are republican parliamentary democracy like India, Germany, Italy, Greece, India, Germany, Italy, Greece, Finland, Ireland, Ireland, कहने ओके, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालूम होना चाहिए। और हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अच्छा प्रेसिडेंट अभी कराया नहीं है, हाँ मैंने कहा श्रीलंका लिख देना, प्रेसिडेंट अभी कराएंगे, कल कराएंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है क्लास? क्लियर है? चलिए यहां पे रोक रहा हूं, ठीक है, कल इसके आगे उठाता हूं, कल फीचर्स उठाएंगे, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे। आज का लेक्चर क्लियर था? देखो क्लास, मैंने आज पहले किया था, आज मैं समझाऊंगा ज्यादा, कल मैं डिक्टेशन ज्यादा दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर था? समझ में आ गया? अगर आज का लेक्चर समझ में आया, कल डिक्टेशन तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बिकॉज टू द पॉइंट डिक्टेशन दूंगा। समझ में आ गया क्लास? ठीक है, आज शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट डे है, आज शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो जितने आज बेटा मैंने सागर आज आप मेरे साथ ऑफिस में मिल लेना, ठीक है, क्लास इस क्लास के बाद। तो कल हम ये कदम, कल और परसों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट मंडे आई विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, तो बस रिवाइज करते जाइएगा क्लास, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ नए स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी सबका टेस्ट क्रिसमस वाले दिन है। ओके, तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, नए स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी सबका टेस्ट क्रिसमस वाले दिन है। और पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा कि आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, ठीक है, तो सी यू टुमारो। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, कल इसके आगे चीज उठाएंगे, कल और परसों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके।